हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ओम प्रकाश लखेड़ा। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केमिस्ट्री में हम लोग ने कुछ इंग्लिश के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अब उन्हीं को हम हिंदी में ज़रा दोहराते हैं। आज का हमारा वीडियो वाष्प दाब पर है। वाष्प दाब को इंग्लिश में वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ज़रा इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में पढ़ लेंगे। बहुत शॉर्ट में इसको करेंगे हम, क्योंकि इसकी हमको पूरे इस चैप्टर में सॉल्यूशन में ज़रूरत पड़ेगी। वाष्प दाब किसे कहते हैं? द्रव का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब किसे कहते हैं, एक इस बार इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। साम्य अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव पर डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, ये हमने यहाँ पर एक कोई लिक्विड लिया, इसके अंदर लिक्विड भर रखा है, कोई भी लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ से उड़ेगा, मतलब वाष्प बनेंगे इसकी, और वाष्प बन करके बाहर निकलेगा, उसी को वाष्प दाब कहते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इस कंटेनर का बंद होना चाहिए। अगर जो ये बर्तन बंद नहीं है, कंटेनर बंद नहीं है, तो इसकी जो वेपर प्रेशर है, इसकी जो वेपर है, इसकी जो वाष्प है, वो बाहर निकल जाएंगी। तो दाब कहाँ से डलेगा? तो हमने इसको बंद कर रखा है, तो यहाँ से ये वाष्प बनेंगी, और ये वाष्प इस पर जो दाब डालेंगे उसको वाष्प दाब कहेंगे। लेकिन एक शब्द यहाँ पर आ रहा, साम्य अवस्था में। तो साम्य अवस्था में जो ये वाष्प है, ये इस द्रव पर दाब डालेंगे, उसे वाष्प दाब कहेंगे। अब ये साम्य अवस्था का मतलब क्या है? साम्य अवस्था का मतलब यह है कि पहले तो इसकी वाष्प धीरे धीरे बनती है। इसकी वाष्प बनी, जा करके यहाँ ऊपर आई, ऊपर गई तो ये ठंडी हो गई तो इनका संघनन हो गया, जैसे कंडेंसेशन कहते हैं। और संघनन हो गया तो द्रव के रूप में बनने लगी, और द्रव के रूप में बन करके वापस यहाँ पर ड्रॉप करके गिरने लगी, फिर दोबारा से। तो ये वाष्पन हो रहा है, जो ऊपर की तरफ वाष्प जा रही, और ये जो ठंडा हो रहा है वापस संघनन कह रहे हैं इसको। तो पहले तो वाष्पन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि वाष्प यहाँ पर कम होती है, तो संघनन भी धीरे धीरे होता है। पहले वाष्पन की क्रिया तेजी से हो रही थी, और संघनन यानी कि कंडेंसेशन धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई, जब जितनी तेजी से वाष्पन हो रहा उतनी तेजी से संघनन होने लग गया, क्योंकि जब धीरे धीरे यहाँ वाष्प बढ़ती जाएंगी तो संघनन की मात्रा भी बढ़ने लगेगी। तो उसको कहते हैं हम साम्य अवस्था। तो जब वाष्पन और संघनन की गति समान हो जाएगी, उसको कहेंगे साम्य अवस्था। और उस अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव पर डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, कंटेनर का बंद होना चाहिए वाष्प दाब के लिए, ये भी ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर, अगर ये जो सॉल्यूशन है, अगर ये जो विलयन है, अगर ये जो विलायक है, जो भी आप समझ लो, अगर ये शुद्ध अवस्था में है, बिल्कुल पेवर है, तो इसके वाष्प दाब को आप लिखेंगे P और इसके ऊपर नॉट लगा देंगे। मान लिया इसमें पानी भरा हुआ, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? P नॉट ऑफ वाटर। इसके वाष्प दाब को आप P नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि केवल पानी है, और पानी डालने पर उसका वाष्प दाब पेवर अवस्था में जब भी लिखा जाएगा, नॉट लगा के रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो P नॉट ऑफ वाटर, इसको ऐसे लिखेंगे हम। इसमें एक मिनट के लिए और देखो, इसके ऊपर यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जब इसमें है, तो इसका वाष्प दाब पेवर अवस्था में ये है। अब अगर जो मैं इसमें चीनी डाल दूँ तो क्या होगा? मान लिया मैंने इसमें चीनी भी घोल दी, तो क्या होगा? ये बीच बीच में चीनी के मॉलिक्यूल आएंगे, आने लग जाएंगे, अब उतनी तेजी से वाष्प नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ जगह किसने घेर ली? कुछ तो इन चीनी के मॉलिक्यूल्स ने जगह घेर ली। तो क्या हो जाएगा? वाष्प दाब घट जाएगा। अगर पानी का वाष्प दाब मान लिया मैंने 55 mmHg था, तो अब अगर जो हमने चीनी डाल दी, उसमें 55 mmHg था हमारे पास, तो अब अगर जो चीनी डाल दी हमने, तो चीनी के मॉलिक्यूल कुछ जगह घेर लेंगे, तो पानी के मॉलिक्यूल उतनी तेजी से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तो वाष्प दाब घट जाएगा। अब उसके वाष्प दाब पे आप 0 न लगाएं। अब ये अशुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो गया, तो P ऑफ सॉल्यूशन, अशुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये कम होगा 55 से, 50 होगा, 54 होगा, 53 होगा, या 48 होगा, 45 होगा। कहने का मतलब एक कम होगा, 50 mmHg, ये मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब दो चीज़ें हमारी समझ में आई। एक बात तो यह है कि किसी भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब किसी विलायक में कोई विलय मिलाया जाता है, तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और उस शुद्ध अवस्था में विलयन के वाष्प दाब को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वाष्प दाब में कमी आ गई। अच्छा, अब अगर जो ऐसे देखिए हम इसमें वाष्प दाब में
वाष्प दाब में हम ऐसे देखें जरा कि क्या देखते हैं इसमें हम वाष्प दाब में, जरा मैं वाष्प दाब में अवनमन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 लगा देते हैं। और विलयन का वाष्प दाब, अब इसमें हमने चीनी घोल दी तो विलयन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इसका वाष्प दाब, इसको हम लिख सकते हैं PS से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब वाष्प दाब में अवनमन माने कमी कितनी हो गई, P0 माइनस PS। ये ज़्यादा था, मान लिया 55 था मैंने कहा था जैसे, और ये 50 था, तो कमी कितनी हुई, 5 की कमी हुई। तो ये अवनमन को कहते हैं कमी, झुकाव, कमी। अब एक शब्द को जरूर ध्यान रखेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, P0 माइनस PS अवनमन था, आपेक्षिक बनाने के लिए इसमें प्रारंभिक मात्रा से भाग कर देते हैं, तो P0 माइनस PS अपॉन P0। इनकी कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो इनकी आगे हमको जरूरत पड़ेगी। हमेशा वाष्प दाब घट जाता है जब उसको अशुद्ध अवस्था में आता है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज़्यादा होता है और अशुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कम होता है। तो वाष्प दाब में कितना अवनमन हुआ, तो इतना अवनमन हुआ, और आपेक्षिक अवनमन ये हो गया हमारे पास। इन चीज़ों को आप बार बार पढ़ते रहें और ध्यान करते रहें इनको, वाष्प दाब में अवनमन वगैरह को हमने किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। अब वाष्प दाब किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है, वाष्प दाब किन कारकों पर निर्भर करता है। तो नंबर 1, वाष्प दाब समानुपाती होता है ताप के। ये सभी सब समझ जाएंगे, कोई खास कठिन बात है नहीं। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वाष्प दाब बढ़ेगा, ज़्यादा वेपर बनेगी, ज़्यादा वाष्प दाब बनेगा, तो वाष्प दाब ताप पर निर्भर करता है। नंबर 2, वाष्प दाब, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वाष्प दाब विलेय पदार्थ की या विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। वाष्प दाब डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। वाष्प दाब डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, वाष्प दाब ऐसे लिख देते हैं, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। वाष्प दाब विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता का मतलब, अगर जो मैं कहूँ P ऑफ H2O और अगर जो मैं कहूँ P ऑफ इथाइल एल्कोहल, तो बताइए किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। आप जानते हैं कि एल्कोहल बहुत तेज़ी से उड़ता है, इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। क्यों होगा, अभी हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन को, कि इस P ऑफ एल्कोहल और ये P ऑफ वाटर में से अगर जो मैं कहूँ कि इसका वाटर का वाष्प दाब 50 mm या 55 mm Hg है, तो बताइए इसका कितना होगा। तो इसका बताना तो क्या है, पर 55 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 60 के आसपास इसका होगा हमारे पास mmHg, इसका वेपर प्रेशर। ओके, समझ रहे मेरी बात को। इन दोनों में से किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, तो इन दोनों में से इथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब ज़्यादा होगा। इथाइल अल्कोहल ज़्यादा उड़ेगा, ज़्यादा वेपर बनेगी, ज़्यादा प्रेशर डालेंगी, तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। ठीक, क्वेश्चन आता है ये कि क्यों इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, और क्यों इथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब वाटर के वाष्प दाब से ज़्यादा होगा। तो अभी बात करते हैं हम इसको। तीसरा पॉइंट हमारे पास, वाष्प दाब बर्तन या पात्र के आकार या आयतन पर निर्भर नहीं करता है। वाष्प दाब बर्तन या पात्र के आकार या आयतन पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है पात्र के, क्योंकि ऐसे समझ में आएगा कि बड़ा पात्र है तो वेपर ज़्यादा बनेगी, लेकिन वाष्प दाब को हमने ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना है कि कितने बर्तन में से, पर वॉल्यूम में कितना वाष्प दाब बन रहा है उसका। समझ रहे हो, अरे भाई इतना बड़ा बर्तन है तो वाष्प ज़्यादा बनेगी, तो ज़्यादा जगह में भी तो फैलेंगे, ज़्यादा जगह पे भी तो दाब डालना है। अगर छोटा बर्तन है उसमें कम वाष्प बनेंगे, तो उन्हें कम जगह पे तो दाब प्रेशर डालना है। उनके लिए एरिया कम हो गया, इनके लिए एरिया बढ़ गया, तो वो बराबर ही हो जाएगा वाष्प दाब। तो आकार पर डिपेंड नहीं करती है। अब जो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वाष्प दाब वाटर का
कम क्यों होता है, वाष्प अल्कोहल का ज़्यादा क्यों होता है? तो आंसर है कि ज़्यादा उड़ता है ऊपर, इसकी वेपर ज़्यादा बनती है। लेकिन ये कोई सही आंसर नहीं हुआ कि इसकी ज़्यादा वेपर बनती है। क्यों बनती है ये भी तो बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इसकी क्यों वेपर बनती है। तो वो इस कारण है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे आप कि क्वेश्चन यह है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के वाष्प दाब का मान ज़्यादा होता है वाटर के वाष्प दाब से, क्यों, वाई? ये क्वेश्चन है। आंसर है इसका कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें भी होती है, लेकिन इसका एक मॉलिक्यूल 4-4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसका एक मॉलिक्यूल 4-4 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अगर मैं वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करूं तो वाटर का देखो स्ट्रक्चर HOH होता है, ऐसा होता है वाटर का। और स्ट्रक्चर मैंने 4 मॉलिक्यूल लेकर के बनाता हूं, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग HOH, ये हो गया। यहाँ पर भी लिखा मैंने HHO, यहाँ पर भी लिखा मैंने OHH, यहाँ पर भी लिखा मैंने OHH, ऐसे करके ये हो गया इसमें। यहाँ पर इस पर हम जानते हैं लोन पेयर होता है, यहाँ पर लोन पेयर होता है, यहाँ पर लोन पेयर, ये लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। अब क्या होगा, ये इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी तरफ खींचता है तो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसको यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी करेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी करेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और यहाँ हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये वाला जो एक मॉलिक्यूल है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, 1 2 3 4, तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, 2 बनाता है, 3 बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाता है, 4 बनाता है। वाटर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे इसमें, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या 4 होती है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या 4 से कम होती है। इसलिए वाटर ज़्यादा, देखो जब वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हैं, तो खींच के रखेंगे ना वाटर को, ऐसे खींच के रखेंगे, वेपर नहीं बनने देंगे उसकी। इसलिए 4-4 हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण वो उसको वाटर को ऐसे खींच करके रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं उसमें, तो बॉन्ड खींच करके रखेंगे, वेपर नहीं बनने देंगे उसकी। तो क्या लिखा हमने, H2O में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जिसके कारण उसकी वाष्प, जिसके कारण उसकी वाष्प अल्कोहल C2H5OH से कम बनती हैं। अतः P ऑफ वाटर इज लेस देन P0 ऑफ C2H5OH, इथाइल अल्कोहल से कम होती हैं। तो ये वेपर प्रेशर के बारे में हो गया हमारे पास। वेपर प्रेशर के बाद अगर हमने राउल्ट्स लॉ पे पहुंचना है तो हमें दूसरा जो इसका फैक्टर लेना पड़ेगा वो मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और जरा इन पे, ऑन द वेपर प्रेशर के आधार पर 2 प्रकार के सॉल्यूट्स होते हैं, 2 प्रकार के सबस्टेंस होते हैं। एक जो वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल मतलब जो उड़ जाते हैं, वाष्पशील जिसे कहते हैं हम, वाष्पशील जो उड़ जाते हैं, वॉलेटाइल। और दूसरे क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, अवाष्पशील। अच्छा, वाष्पशील में जो उड़ जाते हैं ज़्यादातर हम किसका यूज करेंगे, ज़्यादातर हम यूज करेंगे वाटर का, ज़्यादातर हम यूज करेंगे अल्कोहल का, ज़्यादातर हम यूज करेंगे C6H6 का, बेंजीन का, ज़्यादातर हम यूज करेंगे C6H5CH3 का, टोलुइन का। इन चारों का यूज़ करेंगे ज़्यादातर हम। तो इनके मॉलिक्यूलर वेट भी आप याद कर लेंगे। इसका तो 18 होता है, सबको पता है। 16 ये इतना हो गया। इसका 46 होता है, आप निकाल करके देख लेंगे, इसका 46 होता है। इसका कितना होता है, 12 सिंह 72 से 78 होता है, इसका 78 होता है। कार्बन का 12 और इसका इतना होता है। ये कितने हो गए, 12, इसमें कार्बन 7 हो गए, 84 तो कार्बन ही हो गए, और ये कितने हो गए, इसमें 8 ही हो गए, तो इसका 92 होता है। किसका, टोलुइन का। तो इनके मॉलिक्यूलर वेट ध्यान कर लेंगे या आप निकाल देंगे, इसको कोई खास बात नहीं है। ये सारे के सारे क्या है, वॉलेटाइल, जो उड़ते हैं। जो नहीं उड़ते हैं उनकी श्रेणी में मैं 3 नाम लेना चाहता हूँ। 3 चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप, जो नहीं उड़ते हैं, जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। तो नॉन वॉलेटाइल में आप तो एक यूरिया याद रखेंगे, NH2CO NH2 दैट इज यूरिया। तो यूरिया आप याद रखेंगे एक। तो दूसरा हम याद रखेंगे C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। दूसरा ग्लूकोज याद रखेंगे।
और तीसरा हम याद रखेंगे चीनी सुक्रोज। तो सुक्रोज का क्या होता है C12H22O11। ये तीनों के तीनों नॉन वॉलेटाइल हैं। ये सुक्रोज है हमारे पास, ये नॉन वॉलेटाइल हैं, तीनों के तीनों उड़ते नहीं हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका अणुभार कितना होता है? तो इसका अणुभार होता है 60 मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर होता है 180, निकाल लेंगे आप। इसका मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है, इनकी जरूरत पड़ेगी हमको। नॉन वॉलेटाइल में जरूर याद रख लेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी में मोलर प्रभाज या मोल फ्रैक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।